Assalamualaikum student of class 8. Today we will read chapter number 2 microorganism. Microorganism means वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और वो बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी आइज से नज़र नहीं आ सकते, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट शुड बी एबल टू इसको चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट्स किस किस चीज़ों के काबिल हो जाएंगे कि वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन कर सकेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? स्टडी द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजी और प्रोटोजोन। वो जो है इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्टडी कर सकें 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो जिसमें शामिल है वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। डिस्क्राइब नेचर एंड अक्रेंस ऑफ वायरसेस। वो बता सकेंगे कि वायरसेस कहाँ पाए जाते हैं और उनकी नेचर और उनके अंदर उनकी सलाहियत क्या होती है और उनका नेचर क्या होती है। नेम सम इम्पॉर्टेंट डिजीज कॉजेज बाय वायरसेस। वो कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बता सकेंगे जो वायरसेस की वजह से होते हैं। डिस्क्राइब अक्रेंस इन एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया के शेप और अक्रेंस कहाँ कहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके बारे में बता सकेंगे। नेम सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उनको बता सकेंगे। डिस्कस ऑन व्हाट वेज बैक्टीरिया एंड इम्पॉर्टेंट वेज डिस्कस ऑन व्हाट वेज बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट टू मैन। वो बता सकेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। वो हार्मफुल इफेक्ट बता सकेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। डिस्क्राइब हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प मैन। और वो बता सकेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो इंसानों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं उनकी किसी भी चीज़ के लिए। इफ़ वी टेक अ ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर एंड लुक एट इट केयरफुली। अगर हम जो है वह चश्मे के पानी के एक ड्रॉप को लेंगे, एक कतरे को लेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे बहुत एहतियात के साथ, तो हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं नज़र आएगा उस पानी के कतरे के अंदर। अब पानी का कतरा खुद इतना छोटा सा है और उसके अंदर हम कैसे कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इफ़ वी पुट दिस ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन इट अंडर अ light microscope, we will see many tiny one-celled organism floating on मूविंग अबाउट स्विफ्टली। लेकिन अगर इस पानी के कतरे को हम ग्लास स्लाइड के अंदर रखेंगे, ग्लास स्लाइड क्या होती है? अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 के एंड में आप देखेंगे कि ये एक ग्लास स्लाइड है और इसके अंदर जो है हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना चाह रहे होते हैं उसको देखते हैं, तो हम उसको इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देते हैं और एक कवर स्लिप होती है उसको उसके ऊपर रख देते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर हम उसको देखते हैं, तो हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रहा होता वो हमें बआसानी नज़र आ जाता है। इसी तरह इसमें बता रहे हैं कि अगर हम एक पानी के कतरे को जो हमने एक चश्मे से लिया है, अगर हम उसको कवर स्लिप ग्लास स्लाइड के अंदर रखें और कवर स्लिप से बंद करके लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, तो हमें जो है बहुत सारे वन साइड ऑर्गेनिज्म फ्लोट करते हुए नजर आएंगे। वन साइड मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो है मूव और फ्लोटिंग यानी तैरते हुए नजर आएंगे। Similarly, if we scrape our tooth with a toothpick and observe the scraping under a microscope, we will see tiny rod-like microorganism in it called bacteria. इसी तरीके से अगर हम अपने दांतों को किसी भी टूथपिक से स्क्रैप करेंगे, खुरचेंगे और उस स्क्रैपिंग को, उस खुरचन को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें बहुत सारे रॉड लाइक ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। हाउएवर अ लाइट माइक्रोस्कोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू शो यू ऑल टाइनी ऑर्गेनिज्म।
लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर नहीं होता है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर छोटे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सके. सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अबाउट मोर देन 20 मिलियन टाइम्स. कुछ ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सलाहियत होती है कि वो किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म को 20 मिलियन टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, यानी कि उनको ऑब्जर्व कर सकता है, उनको बड़ा कर सकता है 20 मिलियन टाइम्स तक. Thus, discovery and advancement of microscope had a great impact in the study of microscopic organism. इस तरह हमें मालूम होता है कि अगर माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्कवरीज और एडवांसमेंट होती रहेगी तो उसका जो है बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा किस पे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी और उसके अंदर एडवांसमेंट जो है उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए. Organism that is so small that it can only be seen through a microscope is called microorganism or microscope or microbes. और वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हों और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखे जा सकते हों उनको क्या कहा जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. These organisms have a great impact on humans. इन ऑर्गेनिज्म का जो है तो इंसानों पे बहुत ज़्यादा असर, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. Some can cause illness, whereas other cause some can cause illness, whereas other can cure diseases. इनमें से कुछ जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो बीमारियों का इलाज करते हैं. सम सप्लाई अस विथ फूड वेयर एज अदर स्पॉइल फूड. इनमें से कुछ जो है हमें फूड देते हैं, ग़िज़ा देते हैं, और इनमें से कुछ जो है हमारी ग़िज़ा को ख़राब करते हैं. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ. हमें ज़रूरत क्या है कि हम अवेयर रहें, इनके नेगेटिव हमें अंदाज़ा हो और हमें पता हो कि इनके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं और नेगेटिव साइड्स क्या हैं हमारी ज़िंदगी में. When we understand these organisms, we can maximize their पॉजिटिव फैक्ट्स एंड मिनिमाइज देयर नेगेटिव वंस. जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकेंगे तो हम इनके जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनको स्टडी करके बढ़ा भी सकते हैं और इनके नेगेटिव साइड्स जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो organisms are known as microbiologists. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स हैं. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज आर एज फॉलोज. 5 मेजर ग्रुप्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जा रहा है. उनमें से कुछ ये हैं, उनमें से जो मंदरजा ज़ेल हैं, वायरसेस. नंबर 1 पर है वायरसेस, नंबर 2 पे है बैक्टीरिया. अगर सिंगुलर फॉर्म में हो बैक्टीरिया तो उसको क्या कहा जाएगा, बैक्टीरियम. एल्गी, और अगर एल्गी सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसको क्या कहा जाएगा, एल्गा. फंजी, अगर सिंगुलर फॉर्म में हो फंजी तो उसको क्या कहा जाएगा, फंगस. प्रोटोजोआ, अगर सिंगुलर फॉर्म में हो प्रोटोजोआ तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटोजोन. So most microorganisms are very hardy and can be found in almost any kind of environment. कुछ ऑर्गेनिज्म इतने सख्त होते हैं, इतने सख्त किस्म के होते हैं कि वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं. They are found in the hottest of desert and in the icy polar region. वो जो हैं डेजर्ट यानी कि सहरा की सख्त गर्मी में भी पाए जा सकते हैं. एंड इन द आइसी पोलर रीजन यानी कि ऐसे खित्ते जहाँ पर आइस हो, बर्फ हो, बर्फानी खित्ते हों, वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं. सम ऑफ देम लिव इन द क्रैक्स इन द सी वाटर.
कुछ जो हैं इनमें से कुछ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सी फ्लोर पानी के अंदर की नीचे की सतह जहाँ जो 3 किलोमीटर्स पानी के नीचे 3 किलोमीटर्स मौजूद होती है और उसके फ्लोर पर क्रैक्स मौजूद होते हैं, उन क्रैक्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अंडर वाटर, वेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज एज हाई एज दैट ऑफ अ कोल फायर। और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है जैसे आपने दहकता हुआ कोयला रखा हुआ हो। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन एवर सर्वाइव अ वोल्केनिक इरप्शन। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है वोल्केनिक इरप्शन यानी कि लावे के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर इन मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नमकीन पानी के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, मार्शलैंड यानी दलदली जमीन पर भी पाए जा सकते हैं, और इवन अवर्स इनसाइड अवर बॉडी यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पाए जा सकते हैं। Microorganisms are hardy because they form a hard outer covering called a cyst. माइक्रोऑर्गेनिज्म को इसलिए सख्त कहा जाता है कि वो जो है अपने इर्द गिर्द जो है एक हार्ड कवरिंग बना देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। अपने इर्द गिर्द जो है कवरिंग एक बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। दे डू दिस व्हेन कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल। ये जब करते हैं जब इनके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, सच एज अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस। मिसाल के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर होता है यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते होते हैं, या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है जिसमें सर्वाइव नहीं कर पाते होते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो है एक हार्ड कवरिंग बना देते हैं जिसको सिस्ट कहा जाता है। और वो इस सिस्ट के अंदर दे सर्वाइव बाय रिमेनिंग एक्टिव विद द सिस्ट, और वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं किस तरीके से, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि बिल्कुल सुस्त होते हैं या मुर्दा फॉर्म में होते हैं, किसके अंदर, सिस्ट के अंदर। अंडर कंडीशंस आर फेवरेबल अगेन, जब तक वहां पर सर्वाइव करते हैं जब तक कंडीशंस जो होती हैं वो उनके फेवरेबल उनके मुताबिक नहीं हो जाती हैं। नंबर 1 पर आप डिस्कस कर रहे हैं वायरसेस। वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। वायरसेस जो है वो किसी भी सेल से सबसे ज्यादा छोटा होता है। साइज एंड स्ट्रक्चर, इसके साइज के और स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। दे आर सो स्मॉल that they cannot be seen by a light microscope. To observe virus, scientists use an electron microscope which magnifies an object to more than 20 million times. अभी ये बता रहे हैं कि वायरसेस इतने स्मॉल होते हैं कि वो जो है लाइट माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकते। अगर वायरसेस को ऑब्जर्व करना है तो साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पहले भी मैं अभी बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को 20 मिलियन टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उसको बड़ा कर सकता है 20 मिलियन टाइम्स तक। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो इतना ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता किसी भी चीज को, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 20 मिलियन टाइम्स तक ऑब्जर्व कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायरस के पास अपना एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता जिस तरीके से अदर दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स में होता है। अ वायरस इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियर मैटर, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। वायरस जो होता है वो जो एक पतली एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मैटर, और उस न्यूक्लियर मैटर को ये लोग क्या कह रहे हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए से मिलकर बनता है एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, या तो डीएनए का होता है या फिर किसका होता है, आरएनए का। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को, और आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को। सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, और ये जो डीएनए और आरएनए जो होता है वो किससे सराउंड कर रहा होता है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसका कोट होता है डीएनए और आरएनए के इर्द गिर्द। आउटसाइड द होस्ट सेल ये बता रहे हैं कि वायरसेस जो होता है जो रहता है वो किसके अंदर रहता है, होस्ट सेल के अंदर, यानी किसी भी सेल के अंदर सर्वाइव करता है। लेकिन अगर दे रिमेन आउटसाइड द होस्ट सेल वी रिमेन इनएक्टिव, लेकिन अगर ये जो है होस्ट सेल के बाहर हो तो फिर ये रिमेन इनएक्टिव, यानी कि ये जो है ये बिल्कुल एक मुर्दा की तरह होता है।
होस्ट सेल के अंदर तो वो सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन अगर होस्ट सेल के बाहर हो या मेजबान सेल के बाहर हो, उसके बाहर जो है ये इनएक्टिव होता है, एक मुर्दा फॉर्म में होता है, या इनएक्टिव बिल्कुल सुस्त फॉर्म में होता है। दे कैन नॉट बी कल्चर्ड आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। ये जो है तो किसी भी होस्ट सेल यानी मेजबान सेल के बाहर जो है कल्चर्ड नहीं हो सकता है, जो है बाहर नहीं बन सकता है, अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है। नेचर वायरसेस आर पैरासिटिक एंड ट्रांसमिसिबल इन नेचर। पैरासिटिक मीन्स वायरसेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि वायरसेस के लिए अपने आप को ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी होता है कि किसी भी होस्ट सेल के अंदर रहें। अब ये बता रहे हैं कि वायरस के जो नेचर होती है वो क्या होती है, पैरासिटिक होती है, यानी कि वो किसी भी होस्ट सेल जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस नेचर को क्या कहा जाता है, पैरासिटिक नेचर कहा जाता है। एंड ट्रांसमिसिबल इन नेचर, ट्रांसमिसिबल इन नेचर मतलब कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आराम से मुंतकिल हो सकते हैं। दे आर नॉट इफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। अगर हम बीमार पड़ जाएं वायरसेस की वजह से तो हम पर, अगर हम एंटीबायोटिक्स लें तो इससे इन एंटीबायोटिक्स से हम पर कोई असर नहीं होगा, वायरसेस पर कोई असर नहीं होगा और हम सही नहीं होंगे। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट वायरसेस। ये जो है इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट वायरसेस के तौर पर, एनिमल वायरसेस के तौर पर, बैक्टीरियल वायरसेस के तौर पर और बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियल वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द होस्ट इन विच दे थ्राइव। वो डिपेंड करता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं, जो हम डेवलप कर रहे होते हैं, उस नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो एनिमल में ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एनिमल वायरसेस कहलाते हैं। अगर वो प्लांट वायरसेस में ग्रो या डेवलप हो रहे होते हैं तो वो प्लांट वायरसेस कहलाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया के अंदर डेवलप हो रहे हों या ग्रो कर रहे हों तो उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अब शेप बता रहे हैं वायरसेस की। वायरसेस शो अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर। दे कैन बी रॉड लाइक स्फेरिकल और मैनी साइडेड। वायरसेस के बारे में बता देंगे। वायरसेस की जो है शेप्स और स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। ये जो है रॉड शेप में भी पाए जा सकते हैं, स्फेरिकल गोल भी हो सकते हैं और मैनी साइडेड यानी कि बहुत सारी इसकी साइड्स भी हो सकती हैं। जैसे इन पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कि ये शेप कौन सी है, रॉड शेप है। ये शेप कौन सी है, देखें आप, इसमें बहुत सारी साइड्स नजर आ रही हैं। अभी मैंने आपको बताया ना बहुत सारी साइड्स होती हैं, मैनी साइड्स होती हैं। देखें एक साइड ये जा रही है, दूसरी साइड ये जा रही है, तो इसकी बहुत सारी मैनी साइडेड होते हैं। दूसरा ये कि ये जो है स्फेरिकल शेप के भी होते हैं। और ये जो है आपको दिखा रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज मैंने अभी आपको बताया कि उसको कहा जाता है कोई भी वायरस अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और वहां पर अपने आप को सर्वाइव करेगा तो उस सेल को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है या फिर बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। Reproduction in viruses. Viruses cannot reproduce by themselves, respond to changes, use energy or grow. वायरसेस जो हैं वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही वो अपने इर्द गिर्द की जो तब्दीलियां होती हैं उस पर रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, कोई रद्द-ए-अमल करके दिखा सकते हैं, ना एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ना ही बढ़ सकते हैं। This seems to indicate that viruses are not living organism. इन तमाम चीज़ों की वजह से वायरसेस को जो है वो क्या कहा जाता है, गैर जानदार। However, when a virus enters the living cell of an organism, say a human, it is able to reproduce. लेकिन अगर यही वायरस जो है वो एंटर हो एक ऑर्गेनिज्म जो जानदार हो, ये कह सकते हैं कि जैसे इंसान, इट इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस, वो जो है रिप्रोडक्शन या दोबारा से पैदा होने की सलाहियत रखते हैं। इट यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए वो क्या करते हैं, जिस भी होस्ट सेल किसी भी मेज़बान के अंदर जो जा रहे होते हैं, मेज़बान के सेल के अंदर जा रहे होते हैं, उसकी एनर्जी को यूज करते हैं। इनकी अपनी एनर्जी नहीं होती, वो दूसरे होस्ट सेल की एनर्जी को यूज करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 ऑफ वायरसेस द होस्ट सेल ऑफन डाइज। जब वो एक सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं अपने आप को। और जो है इसके नतीजे में क्या होता है,
1000 ऑफ वायरसेस पैदा हो जाते हैं और इसके नतीजे में होस्ट सेल जो है अक्सर मर भी जाता है। इट बस्ट एंड द न्यू वायरसेस स्प्रेड एंड इन्वेड अदर सेल्स। अब ये फिगर 2.3 के बारे में बता रहे हैं। फिगर 2.3 में दिखा रहे हैं कि Figure 2, the flu virus enters. The flu virus multiplies inside the human body and causes infection. Virus entered through the nose and mouth. इसमें बता रहे हैं कि फ्लू वायरस जो है किस तरीके से जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। सबसे पहले दिखा रहे हैं कि वायरस एंटर थ्रू द नोज एंड माउथ। वायरस जो हो रहा है वो किसके जरिए जो है दाखिल हो रहा है, नोज के सेल के जरिए, नोज के अंदर, नोज या माउथ के जरिए दाखिल हो रहा है। वायरस एंटर्स अ होस्ट सेल। अब ये मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि जो फ्लू वायरस है उसका जो वायरस है वो नाक की, इस बच्ची की नाक के सेल के अंदर दाखिल हो रहा है। समझ लीजिए ये बच्ची के नाक का सेल है, उसके अंदर ये जो वायरस है दाखिल हो गया है। अब जैसे ही एक वायरस इसके अंदर दाखिल हुआ, इसके अंदर क्वालिटी क्या आ गई कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू हो गया है और उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। किसके अंदर? नाक के सेल के अंदर, नोज के सेल के अंदर। होस्ट सेल बर्स्ट टू रिलीज न्यू वायरस। अब जो है ये जो है क्या नाम है, इतने सारे जो वायरस थे एक सेल के अंदर आ गए तो इस पर गुंजाइश नहीं रही और ये जो होस्ट सेल था वो बर्स्ट हो गया वायरस की ज्यादती की वजह से, और जो है न्यू वायरस जो है रिलीज होना शुरू हो गए जो एक वायरस के नतीजे में पैदा हुए थे। डिस्कस कर ली कि क्या हुआ। अब बता रहे हैं कि एज अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल डाई द पर्सन फॉल्स इल। एज अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट सेल, अब मैंने उसमें बताया गया था कि एक वायरस जो था वो एक सेल के अंदर दाखिल हुआ और वहां पर उसने मल्टीप्लाई किया और बस्ट किया। बस्ट करने से न्यू वायरसेस जो हैं वो बाहर निकले। अब जो न्यू वायरसेस बाहर निकले तो उन्होंने क्या किया, दूसरे सेल्स को इन्वेड करना शुरू कर दिया, दूसरे सेल्स होस्ट सेल पर हमले करने शुरू किए, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे होस्ट सेल्स जो हुए हैं वो मरना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि वो बस्ट करता है सेल, तो बस्ट हुआ तो यानी कि खत्म हो गया। द पर्सन फॉल्स इज, और इसके नतीजे में जो पर्सन था वो क्या हुआ, बीमार हो गया। सिंस रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इस तरीके से पता चलता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही जरूरी एक सिफ्त है जिंदगी की। Scientists regard viruses as a link between living and non-living organism. साइंटिस्ट जो है तो वायरसेस की कुछ वजूहात की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आउटसाइड द होस्ट सेल और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते, यूज एनर्जी भी नहीं कर सकते और ग्रो भी नहीं कर सकते। इसके नतीजे में वायरसेस को क्या कहा गया कि जो है वायरसेस जो है वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर दाखिल हुआ उसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और एनर्जी को यूज करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इनकी कुछ खुसूसियात जो होती हैं वो लिविंग जैसी होती हैं और कुछ खुसूसियात जो होती हैं वो नॉन लिविंग की तरह होती हैं। दे सीम टू बी ऑन द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इससे पता चलता है कि वायरसेस को हम एक डिवाइडिंग जहां पर लाइन डिवाइड हो रही होती है कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, उसकी लाइन, बॉर्डर लाइन करार दिया जाता है कि कुछ खुसूसियात उनके अंदर जो है वो लिविंग थिंग की होती हैं और कुछ खुसूसियात क्या होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग की होती हैं। harmful viruses, different viruses attacks different parts of the body। अब ये बता रहे हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो हार्मफुल जो होते हैं वो किस तरीके से कहाँ पर अटैक करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के वायरस जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स पर अटैक करते हैं बॉडी के। चिकन पॉक्स एंड मीजल्स वायरस अटैक सेल ऑफ द स्किन एंड कॉज रेड रैशेस। आपने खसरा और चिकन पॉक्स की बीमारी के बारे में सुना होगा, वो किससे होती है, वायरसेस की वजह से होती है और वो जो होती है वो किस पे अटैक करती है, स्किन पे अटैक करती है। आपने देखा होगा कि जिनको मीजल्स और चिकन पॉक्स होते हैं उनकी स्किन पे जो होते हैं दाने हो जाते हैं और आपको नजर आ रहा होगा रेड रैशेस किस्म की चीज, रेड रैश हो जाते हैं, लाल धब्बे से पड़ जाते हैं। ये जो होता है स्किन पे अटैक करता है चिकन पॉक्स और मीजल का वायरस। The common cold virus attacks the cells that line the nose and throat, causing stiffness and sneezing.
अब ये जो कोल्ड होता है, जो हमारा जो नज़ला होता है, वो जो आमतौर पर हमें जो नज़ला होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका जो वायरस जो होता है वो अटैक कहाँ करता है? नोज और थ्रोट, नाक और गले के ऊपर अटैक करता है, और कॉजिंग स्टफनेस एंड स्नीजिंग, यानी कि हमें जो है छींकें आना शुरू हो जाती हैं और हमारी नाक जो होती है वो भरी भरी सी महसूस होती है। द रेबीज वायरस अटैक द नर्व सेल इन द ब्रेन। रेबीज वायरस जो होता है वो क्या करता है? नर्व सेल, ब्रेन के नर्व सेल पर अटैक करता है। सम वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्लांट, इंसेक्ट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं, इंसेक्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं, और दूसरी लिविंग थिंग्स, दूसरे जानदार को भी इन्फेक्ट करते हैं। दे कैन कॉज डेथ और डैमेज टू दिस ऑर्गेनिज्म टू। ये जो है इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनको भी मार सकते हैं, प्लांट को भी, बैक्टीरिया को भी, इंसेक्ट को भी, और दूसरे जानदारों को भी। Virus that invades bacteria is many-sided and has a tail or stalk. It is known as bacteriophage. वो वायरस जो बैक्टीरिया को पर हमला करता है, इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं और एक टेल भी होती है और एक डंडी भी होती है, और इसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की शक्ल दिखा रहे हैं, देखें, ये प्रोटीन कोड है, बैक्टीरियोफेज है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये जो है, ये ऊपर जो दिखा रहे हैं, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियल वायरस का जो है, जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है वायरस, उसका जो है ये सर है, और ये जो सर है ये किससे बनता है? प्रोटीन कोट से मिलकर बनता है। ये जो है नेक है, और या कॉलर कह दें आप, ये देखिए नया गर्दन जैसा लग रहा है, नेक एंड कॉलर। हॉलो कोर, ये खाली सा एक गोल गोल सा जो है, इसको क्या कह रहे हैं? ये होल कह रहे हैं, हॉलो कोर कह रहे हैं। ये क्या है? ये पूरी टेल है, इसको क्या कह रहे हैं? ये पूरी टेल है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इस टेल के भी हिस्से बता रहे हैं कि ये क्या है? प्रोटेक्टिव शीट है। ये जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव, किसी भी चीज़ का जो एक प्रोटेक्शन की शीट होती है, जैसे हमारी जो प्रोटेक्शन की शीट है वो क्या है? स्किन है। इसी तरीके से वायरस की जो प्रोटेक्टिव शीट है वो क्या है? ये चीज़ है। एंड प्लेट, यहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? टेल है। ये जो है ये टेल है। इस तरह का जो है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। The tobacco mosaic virus affect the tobacco plant. It is shaped like a rod. जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो क्या करता है? टोबैको प्लांट होता है, तंबाकू का जो प्लांट होता है उस पर अटैक करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस। इट इज शेप लाइक अ रॉड, ये किस तरह का होता है? एक लकड़ी की तरह का होता है। द फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, फुट और माउथ डिजीज वायरस, पैरों और मुंह के डिजीज के वायरस वाले को क्या कहते हैं? FMDV कहते हैं। इसका एब्रीवेशन क्या है? FMDV, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, कॉजेज द फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। ये जो वायरस है ये किस में फुट और माउथ के डिजीज पैदा करता है? कैटल, जो हम लोग मवेशी पालते हैं उनके अंदर जो है फुट और पैरों और मुंह के डिजीज कॉज करता है, और ये किस वजह से होते हैं? फुट एंड मैट डिजीज वायरस की वजह से। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो हमारे मवेशियों को होता है।